नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साहित्य और मानवीय मूल्य विषय पर। हिंदी साहित्य के या भारतीय वाङ्मय के इतिहास को अगर हम दृष्टि में रखें तो हम देख सकते हैं कि साहित्य मूल्यों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है। साहित्य मूल्यों के आख्यान का, पुनराख्यान का भी एक सशक्त माध्यम रहा है। भारत की ज्ञान परंपरा को, भारतीय परंपराओं के इतिहास को यदि हम दृष्टि में रखें तो हम समस्त भारतीय भाषाओं में और उन भाषाओं के साहित्य में इन मूल्यों की अभिव्यक्ति के सिलसिले को देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है और यह शास्त्र सम्मत भी है कि साहित्य समाज के हित को केंद्र में रखकर सृजित होता है। साहित्यकार कवि हो या गद्यकार, चिंतक हो, विचारक हो, दार्शनिक हो, वह निश्चित रूप से वहां पहुंचता है जहां सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंचता। कवि के विषय में तो कहा भी गया, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। साहित्यकार का अपना एक सुदीर्घ जीवन अनुभव होता है। समाज को, सामाजिक को और पूरी व्यवस्था को देखने का अपना एक नजरिया, अपनी एक शैली होती है, एक अंदाज होता है। वह औचित्य को और अनौचित्य को साहित्य के माध्यम से उद्घाटित करता है। साहित्यकार निष्पक्ष भाव से, उसकी दृष्टि में कोई भेद, कोई भिन्नता, चाहे वो जाति की हो, धर्म की हो, आयु की हो या क्षेत्र आदि की और भाषा आदि की हो, उस भिन्नता को वह स्वीकार नहीं करता। साहित्यकार साहित्य के माध्यम से समभाव की प्रतिष्ठा करता है, उसकी व्याख्या करता है। इसलिए वह साहित्य से क्या करें, क्या न करें की शिक्षा भी देता है। इस दृष्टि से साहित्यकार को और साहित्य को हम शैक्षिक धर्म का निर्वाह करने वाला एक प्रतीक भी मान सकते हैं। साहित्य समाज को जब प्रतिबिंबित करता है तो वह उसे परिष्कृत रूप में प्रतिबिंबित करता है। साहित्य समाज का यथारूप दर्पण नहीं होता, ऐसा अक्सर कहा और समझा जाता है, माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। लेकिन समाज की उन बातों को, उन बिंदुओं को जो त्याज्य हैं, जो अमान्य हैं, जो अस्वीकृत हैं, उनको साहित्य उद्घाटित नहीं करता, उसे करना भी नहीं होता। साहित्य वस्तुतः मार्ग प्रशस्त करने वाला एक आलोक पुंज भी होता है। जीवन में ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, इसका बोध यह भी साहित्य के माध्यम से हम तक पहुंचता है। इसलिए साहित्यकार को विश्वकर्ता की तरह देखा जाता है। अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से, अपनी सृजनशीलता के माध्यम से वह एक संसार रचता है।
एक ऐसा संसार, एक ऐसा लोक जो केवल मनोरंजन नहीं करता। इसीलिए मैथिलीशरण गुप्त ने तो कहा भी, केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। साहित्य का अपना एक उद्देश्य होता है और साहित्यकार अलग अलग अनुशासनों को ध्यान में रखते हुए, विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए और साहित्य की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए जब सृजनात्मक अभिव्यक्ति करता है तो उसका अपना एक दृष्टिकोण, अपनी एक प्रयोजनीयता उसके समक्ष रहती है। यही कारण है कि अनेक प्रकार के मूल्यों को जब हम देखना चाहते हैं, वो चाहे नैतिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, धार्मिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, आर्थिक मूल्य हो, साहित्यिक मूल्य हो या इसी प्रकार से अन्य अनेक प्रकार के मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में जब हम साहित्य को देखते हैं तो मानव और मानवीयता सर्वोपरि होती है। मनुष्य साहित्य में सर्वोपरि होता है, इसलिए मनुष्य के हित का, मानवता के हित का विशेष ध्यान साहित्यकार और साहित्य रखता है। यह कहा जाता है कि जीवन में विवेक से हम यह निर्धारित करते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में, सुख और दुख की स्थिति में साहित्य हमें यह बोध कराता है कि हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत से मूल्य जो मानव मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उनका उद्घाटन, उनका उल्लेख साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से, रचना की विषय वस्तु के माध्यम से, कथानक के माध्यम से, पात्रों या चरित्रों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से वह उद्घाटित करता है, जिसको हम डूज एंड डोंट्स कहते हैं। क्या करें, क्या ना करें, इसकी समझ, इसका बोध जो मनुष्यता और मानवता के हित में है, धैर्य, संघर्ष, सहनशीलता, ऐसे तमाम बिंदु हैं, ऐसे तमाम मूल्य हैं जिनको साहित्यकारों ने या तो वास्तविक घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में या काल्पनिक कथाओं के परिप्रेक्ष्य में बार बार व्याख्यायित किया, उद्घाटित किया और पाठक समुदाय को पूरी संस्कृति के मनुष्यों को, नागरिकों को यह बोध भी कराया कि हमें यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि सब दिन रहत न एक समान। सभी दिन, चाहे राजा हो या रंक हो, साधु हो या संत हो, अमीर हो या रंक हो, किसी के लिए एक से नहीं रहते। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में, सुखात्मक और दुखात्मक स्थिति में हमें अपने मानवीय व्यवहार को संतुलित बनाकर रखना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम पक्षों को राजनीतिक मूल्य और इसी तरह से समय समय पर पारिवारिक मूल्य,
वैयक्तिक मूल्य, इन सब की व्याख्या साहित्य और साहित्यकार करता चलता है। हम भारत की समस्त भाषाओं के साहित्य पर दृष्टि डालें, संस्कृत तो और संस्कृत साहित्य तो मानवीय मूल्यों के आख्यान की दृष्टि से आगार माना जाता है, भंडार माना जाता है। न जाने कितनी रचनाएं जो नीति काव्य के रूप में मूल्यों की व्याख्या करने वाले साहित्य के रूप में हमारे सामने आती रही हैं। राम कथात्मक या कृष्ण कथात्मक हो, कृषक समुदाय से जुड़ी हुई घटनाएं हो या व्यवसाय से जुड़ी हुई घटनाएं हो, मूल्यों का उद्घाटन, समावेश यह साहित्य और साहित्यकार परंपरा से करता रहा है। इसलिए मित्रों, साहित्य का और मानवीय मूल्यों का संबंध अन्योन्याश्रित है, अटूट है, सुदीर्घ है। यह अलग बात है कि अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वह आधुनिकता के बाद का उत्तर आधुनिकता का युग है। उत्तर आधुनिकता में बहुत सी मान्यताएं बदली है, बहुत से मूल्यों पर संकट घेर आए हैं और ऐसे भौतिकता भरे जीवन में जहां खाओ पियो और मौज करो वाली संस्कृति इसका बोलबाला हो गया हो, ऐसे में साहित्य और मानव मूल्यों का जो अटूट संबंध था, गहरा संबंध था, उसका भी अवमूल्यन होने लगा हो। कुछ बाजार के, बाजारी संस्कृति के, कुछ भौतिकता और जीवन यापन की शैली के दबाव, जिन्होंने एक पॉपुलर कल्चर इसकी वकालत की है, उसकी पैरवी की है, उन सब ने साहित्य को मनोरंजन का एक सस्ता साधन मान लिया है, जबकि शास्त्र इस बात की ओर बार बार संकेत करता है काव्य का प्रयोजन क्या है। कोई कवि या साहित्यकार क्यों बन जाता है, उसके उद्देश्य क्या है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्याख्या करने, प्रतिष्ठा करने के लिए साहित्यकार बनता है, वह धार्मिक मूल्यों की विवेचना करने के लिए, आर्थिक महत्ता को इंगित और प्रतिपादित करने के लिए, काम भावना की शुचिता और पावनता को उद्घाटित करने के लिए, और फिर मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, राग और विराग क्या है, इन सब की व्याख्या के लिए साहित्य का सृजन होता है। लोकहित, जनहित, परहित, सर्वहित, यह साहित्यकार का मंतव्य होता है साहित्य सृजन से पहले। इसलिए स्वास्थ्य लाभ भी साहित्य के परिदृश्य में समाहित रहता है। सबके हित की कामना, तो केवल मनोरंजन नहीं, मनोरंजन एक प्रयोजन हो सकता है, किंतु यदि सभी साहित्यकार केवल मनोरंजन ही साहित्य का उद्देश्य मान लें तो फिर समाज के लिए वह खतरनाक स्थिति का संकेत होता है। हम जिस संसार में, जिस लोक में, जिस एकल परिवार प्रथा की पक्षधरता में आज जी रहे हैं, जहां परिवार टूट रहे हैं, विघटन हो रहा है, बिखराव जीवन में आ रहा है, हम संत्रास की बात कर रहे हैं,
वेदना की बात कर रहे हैं, पीड़ा की बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति व्यक्ति से विलग हो रहा है, परिवारों से छिटकते जा रहे हैं। जो पारिवारिक मूल्य है, परिवार में एक साथ रहते हुए सबकी भावनाओं का मान सम्मान करने की जो शिक्षा है, उससे हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां दूर होती जा रही हैं। ये जो निजी स्वार्थ हैं वो प्रबल होते जा रहे हैं। तब ऐसे में साहित्य और मानवीय मूल्यों की चर्चा करना वास्तव में बहुत प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता। किंतु आज हम सब इस बात से सहमत हैं, इस बात को समझते हैं कि ऐसी चुनौतियों के बीच, ऐसी विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों के बीच मूल्यों की संबद्धता साहित्य से क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। साहित्य और मानवीय मूल्यों के प्रति हमारी अप्रतिहत आस्था इसका प्रमाण है। परिस्थितियां कितनी विकट, विपरीत और प्रतिकूल हो गई हों, मनुष्य मानव मूल्यों से, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से भले ही बहुत दूर निकल आया हो, किंतु आज भी उन मूल्यों की स्मृतियां, उन मूल्यों की प्रासंगिकता और सार्थकता वह असंदिग्ध है। व्यक्तिगत रूप में, निजी तौर पर हमारे लिए साहित्य कोई खंड खंड में विभक्त वस्तु नहीं है। हम साहित्य के पात्रों को अपनी अनुकूलता से चुन लें, हम साहित्य की वस्तु को अपने अनुकूल समझते हुए स्वीकार कर लें और शेष वस्तु को, जो अनुकूल नहीं है, उसे त्याग दें, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य मात्र जो एकात्मकता को केंद्र में रखकर, मन में रखकर चलता है, उसके लिए राष्ट्र, राज्य, समाज, जाति, परिवार, इन सब के आधार पर मनुष्य और मनुष्य के मध्य खड़ी की गई दीवारों को हटाने की दृष्टि से साहित्य के पाठक होने के नाते, यदि हम गंभीर चिंतक विचारक हैं, साहित्य के अध्येता हैं, साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न हैं, तो हमें ये जो बाधाएं, जो अवरोध, जो दीवारें मनुष्य और मनुष्य के बीच में खड़ी की गई हैं, वो चाहे धर्म की हों, जाति की हों, भाषा की हों, क्षेत्र की हों, आयु की हों, लिंग की हों, वो ऊंच नीच की हों, अमीर गरीब की हों, अगर हम मूल्यों के आईने में इन सब बिंदुओं पर विचार करें तो ये बाधाएं, ये अवरोध, ये दीवारें निरर्थक और व्यर्थ प्रतीत होती हैं। सच यह है, सही सही अर्थों में साहित्य, चाहे प्राचीन हो, चाहे मध्ययुगीन हो, चाहे आधुनिक साहित्य हो, इन सब में हम जब मूल्यों की व्याख्या और आख्यान इस पर दृष्टि डालते हैं तो हमें कोई भेद दिखाई नहीं देता। अपनी संश्लिष्टता में हम सबको भीतर तक उद्वेलित करने का, एक प्रकंपन पैदा करने का, मथने का काम साहित्य और साहित्यकार करता है।
जो अपने सहित भाव के साथ हमें मानव मात्र के प्रति, मनुष्यता के प्रति, समग्र मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने के लिए निरंतर प्रेरित और प्रबोधित भी करता है। वही साहित्य है जो मानवता के हित की रक्षा के लिए लिखा जाता है, मंचित किया जाता है, आत्मसात किया जाता है, उसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। यही कारण है कि पाठ्यपुस्तकों में जो टेक्सचुअल मटेरियल है उनमें हम उन्हीं रचनाओं को समाहित करते हैं जो हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को उचित और अनुचित का अंतर बता सकें, ग्राह्य और त्याज्य की शिक्षा दे सकें। साहित्य वही है जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे, हमें सन्मार्ग की ओर उन्मुख करे, हमें एक आलोक विकीर्ण करते हुए औचित्य परिपूर्ण मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दे। सच्चा साहित्य या आदर्श साहित्य मानवीय अनुभूतियों की वस्तुतः प्रामाणिक अभिव्यक्ति होता है। वह टकसाली आंसू बहाने वाला नहीं होता, वह विश्वसनीय होता है, वह मानवीय संवेदनाओं को उद्घाटित करने वाला होता है। इसलिए वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता, भिक्षुक जैसी कविता, वह भी हमें प्रेरित करती है, उचित अनुचित के बोध से जोड़ती है, जीवन के यथार्थ को अभिव्यक्त करती है। और चाहे राष्ट्र की चेतना से जुड़ी हुई कविता हो या गद्य रचनाएं हों, कृषक समुदाय की समस्याओं और चुनौतियों को उद्घाटित करने वाली कहानियां, उपन्यास या नाटक हों, भारतीय कलाओं, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को उद्घाटित करने वाली नाट्य रचनाएं हों, एकांकियां हों, बहुत से प्रेरक चरित्रों की आत्मकथा, जीवनी आदि हों, या पत्रकारिता के माध्यम से जो साहित्य अभिव्यक्ति पाता है, उस साहित्य द्वारा प्रतिपादित मूल्यों के विशेष संदर्भ हों, उन सब पर हम दृष्टि डालें तो हमें लगता है कि वास्तव में सच्चे और आदर्श साहित्य को शास्त्र ने, चिंतकों और विचारकों ने समय समय पर समकालीन संदर्भों, घटनाओं और स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में चित्रित और व्याख्यायित किया है। कहीं पूरा आख्यान लिए हैं, पूरा चरित्र लिए हैं, पूरा कथानक लिए हैं। उन सब के माध्यम से मानवीय मूल्यों को रेखांकित करने का, अभिव्यक्ति प्रदान करने का यह कार्य साहित्यकार करता रहा है। न पशु और न ही देवता, साहित्य दोनों के ज्ञान बोध का विषय नहीं है। इन दोनों से उसका कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन पशुओं के प्रति सहानुभूति, पशुओं के प्रति आत्मीयता का बोध, यह भी साहित्यकार की चिंता का विषय बनता है। और दैविक चरित्रों के माध्यम से ग्राह्य और त्याज्य की शिक्षा, यह भी साहित्यकार के परिदृश्य में समाहित होता है। यूं तो साहित्य का विशुद्ध सरोकार मानव मात्र से है, किंतु मानव मात्र को अगर हम पूरी प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में देखें, प्रकृति के अंतर्गत ये पेड़ पौधे भी आते हैं, ये प्राकृतिक उपकरण भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, कीट पतंगे भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, सुर असुर भी आते हैं।
तो साहित्यकार जब इन सब की चर्चा करता है तो हम साहित्य को किसी युग, किसी काल से जोड़कर मात्र नहीं देख सकते। मानव मूल्यों का प्रवक्ता हम साहित्य और साहित्यकार को घोषित करते हैं। वास्तव में साहित्य हमें वह सब प्रदान करता है जो हितकर है और वह सब प्रदान करना चाहता है जो पूरी सृष्टि के कल्याण के निमित्त उपस्थित है, प्रस्तुत है। मानवीय मूल्यों का जो संश्लिष्ट भाव है, जिसे हम भारतीय सांस्कृतिक सूत्र वाक्य के रूप में देखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, कल्याणकारी है, और जो शिव है यानी कल्याणकारी है वही सुंदर है। तो सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस सूत्र वाक्य की मूल भावना के परिप्रेक्ष्य में साहित्य के तत्वों को, सात्विक मूल्यों को हम मानवता के परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त करते चलते हैं। वास्तव में सही मायनों में, सही अर्थों में मानव बनाने का श्रेय जिस उदात्त मानवीय मूल्यों को जाता है, जिस तरह के उदात्त मानवीय मूल्यों को दिया जाता है, उसी प्रकार साहित्य को सबके लिए विनिर्मित और प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी मानवीय मूल्यों को ही दिया जाता है। ऋग्वेद के तो ऋषि ने कहा ही है कि मैं अपने कवित्व को बादलों में से फूटकर बाहर आने वाली पावस की धारा समझता हूं। इस तरह पावस की धारा और उस धारा की तरह निर्बाध और वेगपूर्ण साहित्य वह संगीत कहलाता है जो मानव के अंतर्मन से उद्भूत होता है। आचार्य भर्तृहरि ने साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन यह कहकर वस्तुतः साहित्य की गौरव गाथा का उल्लेख किया है। साहित्य का मानव से अनिवार्यतः संबंध बताया है। कह सकते हैं कि मूल्य तो मनुष्य की अंतश्चेतना में बसे हुए संस्कारों की चेतना धारा के रूप में अंतर्व्याप्त रहते हैं। अतः जीवन में श्रेष्ठता, गुणवत्ता और महत्ता की दृष्टि से जो आवश्यक है एवं उपयोगी है वही मूल्य है, और इन मूल्यों से साहित्य आद्योपांत, आदि से अंत तक हम देखें आप्लावित रहा है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए आज्ञा चाहते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।